Hello students, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I Vinay again welcome on everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So students, as you know that we have completed the electrostats unit completely. हमने electrostats पूरा का पूरा complete कर लिया है on the YouTube lectures. So students जिन्होंने अभी तक उन lectures को complete नहीं किया है, किन्हीं के भी कोई भी लेक्चर्स अगर पेंडिंग है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें कंप्लीट कीजिए एंड देन प्लीज़ प्रोसीड टू द असाइनमेंट। सो टुडे मैं आज आपके सामने कुछ असाइनमेंट्स, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो प्रीवियसली सीबीएसई बोर्ड के हिस्सा रहे हैं उनके साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। We will discuss those numerical, we will discuss those logical question, their answers, how to write the answer, how to do the things. We will do everything in this lecture. Okay, so with the logo of my YouTube channel, that when the why is clear then the how is easy. Without wasting not that much time, let's start with working on the assignment पे काम करना शुरू करते हैं। So this time we are going to work on the electrostats और particularly let me clear one more thing कि इस बार electrostats में जो मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा this would be only electric force and electric field। पहले मैं electric force और electric field के ही क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा, then I will proceed to the next step। लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। Okay, so particularly let's start with that assignment। So here we have assignment based on the electric force and electric फील्ड जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो एक बार स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन लॉजिकल हैं, डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो विदाउट नॉट वेस्टिंग दैट मच टाइम चलिए जल्दी से एक बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विच ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड करस्पॉन्ड टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। So we all know that whenever the dipole is placed in a external electric field, it experiences a torque, and due to that torque a potential energy stores, and the expression for the potential energy is minus PE cos theta. Done है? So now if theta is equal to 0 degree, so our potential energy would be minus of PE, which is the minimum value. ओके तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ पीई होगी, जो कि हमारी एक मिनिमम वैल्यू है। एंड मिनिमम बी द एनर्जी, मोर बी द स्टेबिलिटी। ये बात हम लोग 11th क्लास से भी डील करते आए हैं और ये आप सब जानते हैं। तो एनर्जी जितना मिनिमम होगा आप उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो डायपोल स्टेबल कब होगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा 0 डिग्री? द मीनिंग ऑफ थीटा 0 डिग्री मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। मीन्स जब आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल होंगे, इन दैट केस वी आर स्टेबल। डन है? नाउ वी विल डू द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट सिंपल है। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड राइट हिज एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेफिनेशन हम लोग लेक्चर्स में कर चुके हैं, मैं बस आपके साथ केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्कस करूंगा। सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्यू एंड 2a। व्हाट इज द क्यू? प्लस क्यू चार्ज एंड वी हैव अनदर माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो हमारे पास एक तरफ प्लस क्यू है और एक तरफ माइनस क्यू, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। So 2a is the separation between them. So the product of any of the charge in the separation is known as dipole moment, and regarding its SI unit, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, charge SI unit is coulomb and separation is meter. So SI unit is coulomb meter, जो very easy है। हाँ, नॉलेज वाइज से अगर कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहें तो डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस बात को याद रखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज़ नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, यानी आपका पी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ होगा। क्लियर है? चलिए नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देंगे। अ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। तो चलिए एक क्यूब ले लेते हैं बेटा। So let's suppose we have a cube whose side is small l, वो आपको given है। So cube with the side of small l is being given to us, okay? And a q charge is placed at the center of that। तो एक q charge ले लेते हैं और वो उसके सेंटर पे रख लेते हैं।
नाउ ही इज आस्किंग फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस से फ्लक्स चाहिए। तो चलिए फ्लक्स पे ध्यान दे देते हैं। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज पर द गॉसेस लॉ? इट इज 1/F0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। प्लीज इस बात पे ध्यान देंगे, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जितना भी आपने किया। तो हमारा क्यूब कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? क्यूब इज इनक्लोजिंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब? इट इज बीन Q/F0। बट ये तो क्यूब का है, बट हमें चाहिए थ्रू ईच फेस। सो हाउ मेनी फेसेस दैट आर इलेक्ट्रिक, सॉरी हाउ मेनी फेसेस अ क्यूब हैज? 6 फेस। तो ईच से कितना होगा? 1/6, क्योंकि आपका क्यूब एक सिमेट्रिकल शेप है। तो 6 के 6 सरफेसेस इक्वल डाइपोल इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगे। दैट वुड बी 1/6 Q/F0 जो कि टोटल था। डन है? तो इस बात को प्लीज एवरीवन ध्यान में रखेंगे। डन? सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द स्लाइड नंबर 2 पे आ जाते हैं बेटा। इन द स्लाइड नंबर 2 व्हाट वी हैव, देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द स्लाइड नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर आर 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q which is placed at A0 and +q which is being placed at 4A0 respectively। तो इस बार कोऑर्डिनेट का गेम है, तो इस बार हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट पे देख लेते हैं। द फर्स्ट चार्ज इज -2q एट A0। तो चलिए लेट सपोज x एक्सिस A यहाँ पे है और 0 यहाँ पे हो गया। तो A0 पे हमारा कौन सा चार्ज है? -2q चार्ज। सेकेंड चार्ज हमारा कौन सा है? सेकेंड चार्ज इज +q विच इज बीन लोकेटेड एट 4A0। तो 4A0 पे हमारा कौन सा चार्ज है? प्लस ऑफ कैपिटल Q लोकेटेड है। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a whose सेंटर इज एट ऑरिजिन। तो इस बार हमें सेंटर को लेना है ऑरिजिन पे और रेडियस लेनी है 3a। तो आई थिंक यहाँ कहीं होगी 3a। तो अगर इस 3a को एज अ रेडियस अगर ले एंड इफ आई ड्रॉ अ स्फीयर, अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, ओके, इमेजिन दैट ये सेंटर से एज अ ऑरिजिन पास हो रहा है। Okay, so if I draw a sphere, so this would be the body. Now he is asking what is the flux through that. So as for the Gauss's law, you all know that, we all know that. As for the Gauss's law, what is the net flux? It is being 1/F0 times of total charge enclosed, जो कि अभी हमने पिछले वाले स्क्रीन पे लास्ट में कॉर्नर पे यहाँ पे डिसाइड किया था। डन है? तो अगर ऐसा है तो चलिए, तो हाउ मच चार्ज दैट वी आर इनक्लोजिंग बाय दैट सरफेस? इट इज -2q। ओके, सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस? इट इज -2q/F0। दिस इज आवर आंसर। Okay, before going to the next question, one highlighted part that I want to introduce in everyone, that electric flux is a scalar quantity। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पहले ही लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है। बट इन स्पाइट इट इज़ अ स्केलर, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ये 11th क्लास में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, जैसे कि वर्क डन होता था। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है इस बार हमारा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पॉजिटिव आता है, इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड बी आउटवर्ड डायरेक्शन। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आता है तो ये इंप्लाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आएगा। और आई कैन से इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव, इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड। क्लियर है ये बात? चलिए, नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 2 × 10⁻⁻, ओके बेटा, इट इज 2 × 10⁻⁷ कूलम सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर इन एयर। सो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? सिंपल, वी विल अप्लाई द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो आई थिंक सॉल्व हो सकता है, वेयर द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इज 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, क्योंकि आपको बस केवल कैलकुलेशन रखना है। एवरीथिंग इज बीन डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज बेटा।
फिगर शोज, सो इस बार यहाँ पे कोई फिगर नहीं गिवन है, सो वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे फिगर नहीं रखा है ताकि आप साथ के साथ मेरे साथ ही फिगर को ड्रॉ करें, क्योंकि बाई चांस अगर आपके पास क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में फिगर नहीं आता है तो बाय रीडिंग द लैंग्वेज आप अपना फिगर खुद बनाएंगे। सो व्हाट डज फिगर शोज? 3 पॉइंट चार्जेस +2q, -q एंड +3q, 3 चार्जेस हैं इन विच +2q एंड -q आर इनक्लोज विद इन द सरफेस एस। तो एक सरफेस ले लेता हूँ बेटा, इर्रेगुलर शेप, क्योंकि कोई शेप नहीं दिया है, एस इज द नेम ऑफ द सरफेस, +2q एंड -q आर द 2 चार्जेस जो कि उसके इनक्लोज हैं, बट द थर्ड चार्ज जो हमारे पास रह गया +3q, इट इज नॉट बीन इनक्लोज्ड, तो इसे साइड में रख देते हैं। ओके, नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो आई थिंक ये सिंपल है। तो एज फॉर द गॉसेस लॉ, व्हाट इज द नेट फ्लक्स? 1/एफिशिएंट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। बेटा कितना चार्ज आपने इनक्लोज किया, तो हमारा सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? +2q एंड -q, सो व्हाट इज द नेट चार्ज? ओनली +q। सो व्हाट इज आवर नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस? q/एफिशिएंट। अब चेकआउट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने ऊपर किया है और क्वेश्चन नंबर 6, दोनों के तरीके बिल्कुल अलग अलग थे, दोनों के आंसर्स भी डिफरेंट है, बट ये जो स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट था आई थिंक वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्लक्स नेगेटिव था, जो कि इंप्लाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दैट सरफेस इनवर्ड होगा, बट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा नेट फ्लक्स पॉजिटिव आया है q/एफिशिएंट, जो कि ये इंप्लाई कर रहा है थ्रू दैट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होंगी। ओके, हाँ ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, बट इस बार आउटवर्ड होगी। होप क्लियर है ये पॉजिटिव नेगेटिव का गेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ओके इट हैज बीन 7 बाय मिस्टेक, इट हैज बीन 8। सो क्वेश्चन नंबर 7, इट हैज बीन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाई शुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं। We all know that if we have a conductor, let's suppose this is the conductor, irregular shape, and I am giving some charge to that, मैंने इसको +q चार्ज दिया, तो whatever be the charge that I give to that, वो चार्ज कहाँ पे जाने वाला है? चार्ज is going to be distribute uniformly where? All over the surface। तो और अगर चार्ज all over the surface गया तो what is the charge inside the conductor? 0। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना स्टोर हुआ? 0, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट? ऑल्सो 0। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर? 0, बिकॉज द चार्ज इज ऑल्सो 0, क्योंकि इट ऑलवेज एक्वायर ओवर द सरफेस। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वायरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0, इट इज कॉल्ड एज अ टर्म नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बुलाएंगे बेटा आप इसे? वी विल कॉल दिस एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर है? ओके, शायद मेरे पीछे आ गया होगा शील्डिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसके बारे में अगर मैं आपको और अच्छे से रिमाइंड या फिर इंपॉर्टेंस बताऊं, इन CBSE सैम्पल पेपर 2020 बेटा, 2020 का जो सैम्पल पेपर था, इन दैट सैम्पल पेपर देयर इज़ अ केस स्टडी बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इस पे एक पूरा केस स्टडी बनाया गया था, तो इसलिए स्मॉल टर्म्स भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, वही ना? व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन द हाउ इज ईजी। डन। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल, एंड दैट नेक्स्ट लेवल विल गोइंग टू कैरी व्हाट? क्वेश्चंस। These questions can be up to 2 marks और 3 marks के हो सकते हैं आपके, प्लीज़। ओके, 2 और 3 दोनों। तो चलिए एक बार जल्दी से इस पे काम करना शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई थिंक ये हो जाएगा। ओके, नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इट्स SI यूनिट। तो SI यूनिट पे एक बार काम कर लेते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज़ बीन EA cos थीटा। E stands for electric field, its SI unit is Newton meter. A stands for, sorry my mistake, SI unit of electric field is Newton per coulomb. Okay, sorry, so it has been Newton per coulomb. And what is the SI unit of area? It has been meter square. So what is the SI unit for electric flux? Newton meter square per coulomb. Done? ओके, बट विद एन एडिशनल मैं कुछ एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा प्लीज़, जब बात यहाँ पे चली गई है। सिंस हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट कर लिया, एंड इन द पोटेंशियल नेक्स्ट यूनिट हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था इन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट।
What was that? E is equal to negative dV by dr. So what is the new SI unit for electric field? Potential difference is volt and dr is meter. So the new SI unit for electric field is volt per meter. तो अगर हम इसे इम्प्लाई करते हैं तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? वोल्ट पर मीटर. एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का SI यूनिट इज मीटर स्क्वायर. तो हमारा न्यू SI यूनिट इज वोल्ट मीटर. क्लियर है? सो व्हाट इज द न्यू SI यूनिट? द न्यू SI यूनिट इज वोल्ट मीटर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो दो यूनिट हो गई हैं, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक वोल्ट मीटर. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है वोल्ट पर मीटर. और इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, वोल्ट मीटर एंड वोल्ट पर मीटर. ये कई बार कंफ्यूजन का पार्ट हो सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है. डन है? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी में ही कंटिन्यू है. एंड दैट क्वेश्चन इज, if Q is the charge enclosed by a spherical radius capital R and radius is how does the flux get affected? तो ये तो सिंपल है. As per the Gauss's law beta, what is the net flux? It is been 1 by efficient naught times of charge enclosed. So it depends upon two factors, how much charge is enclosed and what is the nature of the medium, mean the permittivity character. So it has been clear that it doesn't depend upon what? Shape or size of the body. तो यानी ये बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, इस बात को आपको याद रखना है. So here he says, if the radius is half, how does the flux get affected? There would be no change in the flux unless until चार्ज और द नेचर ऑफ द मीडियम को चेंज नहीं कर देते हैं. ओके, तो इस बार हमारा आंसर नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि रेडियस को हाफ करने को कहा गया. है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड नंबर 4 है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1. तो चलिए एक स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल ले लेते हैं जिसका इनर रेडियस इज R1 ले लेते हैं. सो दिस इज माई शेल. Inner radius is R1 and outer radius is R2. Its outer radius is R2. Since it is a shell, so what is the meaning of shell? That it has been hollow from the inside. यानी जो भी मटीरियल होगा, जो भी कंडक्टिंग शेल है, वो जो भी है वो यहाँ पे है जहाँ पे मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, अंदर से होलो है. And it is been given the charge capital Q is the amount of charge. So capital Q charge हम लोगों ने किसको दिया? कंडक्टिंग शेल को दिया. तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था 1 मार्क्स के लास्ट क्वेश्चन में, that whenever the charge is given to any of the conducting body it always acquire over the surface. चलिए एक बार बैक साइड में जाते हैं. चेक आउट द क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं यहाँ पे, that whenever the charge is given it always acquire over the surface. So this plus capital Q should go over the surface. Over the surface means it should go outer layer of the shell. Now the question is continue. What? A charge small q is being placed at the center. तो center पे एक small q charge रख देते हैं बेटा. Okay. Now he is asking what is the surface charge density on the inner surface and the outer surface. तो चलिए पहले इनर सरफेस पे देखते हैं. तो सेंटर पे क्या रखा? प्लस क्यू, प्लस ऑफ स्मॉल क्यू. तो ड्यू टू देयर इज अ वर्ड, अगर आप लोगों को रिमाइंड है तो हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैट्स. दैट वर्ड वाज पोलराइजेशन इन द चार्जिंग मैथड में, चार्जिंग बाय इंडक्शन मैथड में. सो अगर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है तो इनर सरफेस कितना एक्वायर कर जाएगा? इनर सरफेस विल एक्वायर माइनस ऑफ क्यू चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, and the outer will acquire plus of capital Q charge due to polarization. ओके, देखो इन दोनों का नेट इफेक्ट तो जीरो है क्योंकि प्लस कैपिटल Q बचा रहेगा, बट पोलराइजेशन की वजह से एक्वायराइजेशन होगी. तो इस बार हमारे इनर सरफेस पे चार्ज कितना हुआ? माइनस ऑफ Q. दिस इज माई इनर सरफेस चार्ज. और आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है? प्लस ऑफ कैपिटल Q, जो कि हम लोगों ने पहले दिया था, एंड ड्यू टू पोलराइजेशन प्लस ऑफ स्मॉल q. तो ये हमारा आउटर चार्ज है और ये हमारा इनर. अब निकाल लीजिए बिल्कुल. इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी पे काम करें, कितना होगा? चार्ज ऑफ इनर बॉडी मतलब इनर
ड्यू टू द डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इनर। तो इनर के पास चार्ज कितना है, माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इनर इज 4 pi r1 square because inner radius was r. Got that? Second part is, what is the surface charge density of outer? Charge of outer divided by area of outer. And what is the charge acquired over the outer? देखेंगे please. What is capital Q plus small q divided by 4 pi r2 square. Clear है? So these are the two surface charge densities जो हमने acquire कर ली. ओके एक लॉजिकल क्वेश्चन था ना, बहुत इंटरेस्टिंग. नाउ चेक दिस आउट द बी पार्ट. चलिए अब इसके बी पार्ट पे काम करना शुरू करते हैं और बी पार्ट को रीड करते हैं. सो इन द बी पार्ट व्हाट वी हैव, ही सेज राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x ग्रेटर देन r2. सो वेयर द पॉइंट शुड बी, पॉइंट चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक p पॉइंट, एंड दिस p पॉइंट हैज अ डिस्टेंस x, बट दिस x मस्ट बी ग्रेटर देन r2. इसका मतलब आउटसाइड होना चाहिए. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल एज्यूम अ गॉसियन सरफेस. हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, वी विल टेक अ गॉसियन सरफेस, एन इमेजिनरी सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होती है. तो ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस पे गॉसियन लॉ लगा देते हैं. चलो इस बार गॉसियन सरफेस पे काम कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाते हैं. चलिए क्या बचेगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू 1 बाय एफिशिएंट नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. बट किसने इनक्लोज किया, गॉसियन सरफेस ने. तो गॉसियन सरफेस देखो कितना इनक्लोज कर रहा है. क्या क्या है उसके अंदर, आउटर सरफेस पे पूरा का पूरा स्पेरिकल शेल है जिसके आउटर सरफेस पे है प्लस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू, इनर पे है माइनस क्यू और सेंटर पे है प्लस क्यू. तो सारे चार्जेस मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास चार्ज क्या हो गया, प्लस ऑफ कैपिटल क्यू प्लस ऑफ स्मॉल क्यू. ये पॉइंट समझ में आया सबको. ओके, दिस शुड बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. और यहाँ पे थीटा कितना, 0. थीटा 0 क्यों बेटा, सब ध्यान देंगे. थीटा 0 इसलिए क्योंकि हमारा जो नेट चार्ज था वो पॉजिटिव था. ओके, तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी. और हमारा आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. और स्पेरिकल बॉडी का जो एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड होगा क्योंकि वो स्पेयर है. तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री. तो हमारे लिए नेट फ्लक्स क्या बचा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाय एफिशिएंट नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए. ए मीन्स एरिया, बट किसका, गॉसियन सरफेस का. तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गॉसियन सरफेस कितनी आई, 1 बाय 4 पाई एफिशिएंट नॉट. हम लोग इसे बॉटम में ट्रांसफर कर लेते हैं. 1 बाय 4 पाई एफिशिएंट नॉट शुड, सॉरी इक्वल टू नहीं, इट शुड बी ओके, एंड 1 बाय 4 पाई एफिशिएंट नॉट कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर. दिस शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्स विच इज बीन ग्रेटर देन r. डन है. तो आई थिंक आप समझ गए. तो इसमें देखो बहुत सारे लॉजिक्स लगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलराइजेशन, चार्ज ऑलवेज एक्वायर ओवर द सरफेस, गॉसियन सरफेस लगाना, गॉस लॉ लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए हाउ मच कॉन्सेप्ट दिस न्यूमेरिकल इज बीन इंक्लूडेड. दैट्स वाई दीज न्यूमेरिकल्स आई पर्टिकुलरली डिस्कसिंग विद यू सो दैट इट कैन इलैबोरेट ऑल द क्लियर द कॉन्सेप्ट, ताकि हम आगे के चीज़ों को समझ सके. डन है. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बहुत ईज है, किया हुआ है, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और एक तरीके से इन्हांसमेंट करना है. ही सेज दैट शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस, इलेक्ट्रिक field at the surface of a charge conductor is given by sigma by efficient naught. N cap means normal vector. So remember everyone Gauss's second application. In the Gauss second application we study the electric field due to thin conducting sheet. Thin conducting sheet having surface charge density plus sigma था. तो हमारे पास थिन शीट थी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज सिग्मा बाय 2 एफिशिएंट नॉट एन कैप. एन कैप रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट बॉडी. ये हमारा एन कैप रिप्रेजेंट करता था. बट दिस टाइम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे थिन मेंशन नहीं करना है. तो इट मीन्स ही इज आस्किंग पर्टिकुलरली फॉर द थिक शीट. थिक शीट मीन्स इस बार इसकी थिकनेस रीजनेबल होगी, यानी इस बार इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर शीट के दोनों तरफ अप्लाई होगा, यानी ऑन द राइट साइड ऑल्सो
and on the left side also. It means electric field due to thick sheet would be 2 times of electric effect due to one-sided effect. One-sided effect मतलब thin effect की वजह से, यानी थिन इफेक्ट में तो केवल एक ही चल रहा था, अब थिक में दोनों तरफ, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा हो चुकी है. तो दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट वुड बी हाउ मच, सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट एन कैप. डायरेक्शन अभी भी नॉर्मल वेक्टर रहेगा. ओके, ये एक्सप्रेशन इतना ही नहीं छोड़ना है, एक्सप्रेशन पूरा करना है, यानी आपको पहले थिन को डिराइव करके दिखाना पड़ेगा, फिर देन यू विल गो विद द थिक शीट. बट मैंने आपके साथ फाइनल कंक्लूजन डिस्कस किया है दैट व्हाट इज द इम्प्रोवाइजेशन जो हमें अपने उस सेकंड एप्लीकेशन में करनी पड़ेगी. गॉट दैट पॉइंट. तो आई थिंक ये थ्योरेटिकल हो जाएगा. चलिए, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास स्लाइड नंबर 6 पे है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सब ध्यान देंगे प्लीज एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ थिन स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन कंडक्टिंग वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा. सो लेट सपोज हमारे पास एक थिन रॉड है हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा ले लेते हैं. ओके, एंड इट इज इनक्लोजेज बाय अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल. तो चलिए इसे इनक्लोज करते हैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस से जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर और जिसकी लेंथ होगी स्मॉल एल. गॉट दैट पॉइंट. सो स्मॉल आर इज द रेडियस and small l is the length of that cylinder. डन है. तो इसने इसे इनक्लोज किया हुआ. तो आई थिंक ये देखने में रॉड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सिलेंडर, तो आई थिंक ये आपको देखने में फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ दिख रहा होगा लगभग. बस उसमें चेंज ये था, वहाँ पे हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं था, हमने इमेजिन किया था, वी कॉल दैम एज अ गॉसियन. इस बार हमारे पास रियल एग्जिस्टिंग सरफेस है बेटा. ओके, तो चलिए एक बार इस पर कंसाइड करते हैं. ही इज आस्किंग फाइंड आउट द नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस. तो चलिए एक बार देख लेते हैं. तो फ्लक्स है तो सिलेंडर हाउ मेनी सरफेसेस, 3. 1 इज द टॉप वन, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ. सेकंड एरिया वेक्टर वुड बी रेडियली आउटवर्ड. थर्ड रेडियली डाउनवर्ड होने वाला. ठीक है, यहाँ पे हो गया. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी ऑल नो दैट सिंस लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, जो अंदर रोड रखा गया है रेड वाला जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड वाली. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड क्योंकि आपका रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. ओके, सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, स्टडी करें. तो द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस सेकेंड प्लस थर्ड. फॉर द फर्स्ट व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री, जैसा कि आप साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे. For the second it is been 0 degree and for the third it is again 90 degree. Clear है, ये तो वैसा ही दिख रहा है. तो what is the net flux? फर्स्ट सरफेस का तो 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि what is the general formula for the flux? It is been EA cos theta. तो cos 90 0. थर्ड का भी 0, केवल सेकेंड बचेगा. So E into area of second. And what is the area of second? Area of second is 2 pi r L. Curved surface area. But as per the Gauss's law, what should be the net flux? 1 by efficient naught times of total charge enclosed. So Gauss's law के हिसाब से हमारा net flux ये होना चाहिए था, है ना. बट हमने तो ये निकाला है. और what is that? This is the electric field. किसकी? रॉड की. अब as per the Gauss's first application जो हमने अप्लाई किया था, what is the electric field due to rod? It is been lambda by 2 pi r efficient naught. Remember? तो अब इसे यहाँ पे अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन में क्या आने वाला है? द एक्सप्रेशन इज ही इज आस्किंग फॉर द जस्ट ओनली नेट फ्लक्स. तो चार्ज की टर्म में होता तो हम यहाँ छोड़ देते, बट हमारे पास ई की टर्म में और लैम्डा की टर्म में. तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स बेटा? द नेट फ्लक्स इज लैम्डा बाय 2 pi r efficient naught into 2 pi r L. 2 pi r cancel with the 2 pi r, and what is the net flux? The net flux is being lambda L by efficient naught. Am I clear with that? So it is been highly logical, conceptual. So आपने फर्स्ट एप्लीकेशन को भी यूज़ किया और एक तरीके से आपके लिए टिपिकल एक्सप्रेशन कम डेरिवेशन हो गया. डन है? तो आई होप यू गेट दैट पॉइंट. चलिए, Now we will proceed to the next one. आगे 7th स्लाइड पे आ जाते हैं और ये भी एक
तरीके से लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है। वैसे तो यहाँ पे आज जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एवरी क्वेश्चन इज लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट कि आप रिपीटेड पढ़ने वाले हैं। सो ही इज आस्किंग प्लॉट अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ एफ वर्सेस 1/r²। पहले तो हमें इसकी प्लॉटिंग को देखना पड़ेगा बेटा। तो चलिए, एफ एज पर द कूलम एक्सप्रेशन it is 1/4 pi efficient naught q1 q2 divided by r²। बट डिवाइडेड बाय r² को मैंने 1/r² लिख लिया, डन है। तो चलिए एक बार ध्यान दे देते हैं, दिस होल टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म फॉर अ गिवन पेयर ऑफ चार्ज। तो हाउ द f रिलेट विद 1/r²? f is being directly proportional to 1/r²। ओके, 1/r² को एक सिंगल टर्म लेना है। तो अगर इफ इट इज गोइंग टू ओबे द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली है और बाकी स्लोप कांस्टेंट है, सो वी आर गोइंग टू कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो ऑन द y एक्सिस वी आर गोइंग टू टेक द फोर्स। चलिए y एक्सिस पे बेटा फोर्स ले लेते हैं और यहाँ पे अपना ग्राफ लेके आते हैं। डन। ऑन द y एक्सिस आई एम टेकिंग द f एंड ऑन द x एक्सिस आई एम टेकिंग द 1/r²। ठीक है, तो 1/r² मैंने यहाँ पे ले लिया। चलिए अब काम करना शुरू करते हैं। और हमारे लिए स्लोप का काम कौन कर रहा है? हु इज एक्टिंग एज अ स्लोप? सो स्लोप का काम कर रहा है 1/4 pi efficient naught q1 q2। एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट इन दिस एक्सप्रेशन? वी कैन राइट एज अ +0। सो इंटरसेप्ट इज 0 है हमारा, मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट पेयर के लिए काम करते हैं, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। सो Q1 हमें मालूम है और Q2 हमें मालूम है और 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट भी हम जानते हैं। तो हमारे लिए स्लोप की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ओके, एंड दैट वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, तो फोर्स भी पॉजिटिव की तरफ दिखाया जाएगा। एंड फोर्स पॉजिटिव की तरफ दिखाने का मतलब है, फोर्स पॉजिटिव तभी आता है जब दोनों चार्जेस के साइन सेम होते हैं। सो इट विल give that it shows repulsive character. So force positive implies the repulsive character if both the charge are positive। और अगर बाई चांस ये दोनों चार्ज अगर नेगेटिव भी होते तो भी आंसर पॉजिटिव ही आता, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव देता, यानी सेकेंड पेयर को देखते हैं। सेकेंड पेयर इज 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ये है हमारा सेकेंड पेयर। अब इस सेकेंड पेयर की तरफ ध्यान दें तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बट नेगेटिव साइड की तरफ है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस बार मोर भी द मैग्नीट्यूड होने वाला है बेटा। तो मैग्नीट्यूड इस बार हमारा ज़्यादा होगा, डन है। सो मैग्नीट्यूड वुड बी मोर, सो दैट्स व्हाई द स्लोप वुड बी मोर, बट नेगेटिव implies कि दिस शोज व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर? इट शोज अट्रैक्टिव कैरेक्टर, बिकॉज वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव। So hope you get the answer and hope you get the logic। तो I think इस क्वेश्चन का y आपको मिल चुका है, मिल गया ना। तो इस क्वेश्चन का y अगर हमें मिल गया है तो हमारा हाउ सबसे आसान हो गया है, डन है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे डील करना था, ठीक है। तो अब y और हाउ को इरेज कर देते हैं, बिकॉज आई दिस इज जस्ट ओनली सिंपल टर्म। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन बेटा। ओके, नेक्स्ट वन द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्लाइड नंबर 8 जो आपके सामने है। प्लीज़ सब इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन इज बीन थियोरेटिकल, बहुत इजी है, थियोरेटिकल है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट? डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, शो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। हमें ये शो करना है कि हमारा जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 देना हमें, है ना। तो ये पहली बात ये प्रूफ करते हैं। चलिए इस पे काम करते हैं। सो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। तो चलिए लेट सपोज वी हैव द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड विद पैरेलल लाइंस। सो लेट सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। इन दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक डाइपोल रखने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू प्लेस अ डाइपोल +q एंड -q एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल जो कि हम हमेशा कितना लेते हैं 2a, ओके। एंड लेट्स सपोज द डाइपोल इज प्लेस एट एंगल ऑफ थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी ऑल नो दैट द डाइपोल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स F1
It is the force acting on the plus q charge, which is being QE vector. F1 vector is equal to, the second one is minus q को जो experience होगा F2 vector. F2 vector is equal to q of E vector but in opposite direction. ओके, यहाँ पे हम चार्ज का साइन यूज नहीं कर रहे हैं, आप सब जानते हैं साइन को हमने डायरेक्शन देने में यूज कर लिया. तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स वुड बी द वेक्टर सम ऑफ द फर्स्ट फोर्स एंड द सेकेंड फोर्स. Since both the forces are equal in magnitude but opposite in direction, that's why the net force acting on the dipole would be 0. And net force 0 implies there would be no linear, or I can say there would be no translatory motion. क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे कोई लीनियर मोशन नहीं होगा और वहाँ पे कोई ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं होने वाला है. क्लियर है? हाँ, हमें अभी यहाँ पे केवल इतना ही प्रूफ करना है. अगर हमें इससे आगे जाना होता तो वी नो दैट बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट एक्सिस. दिख रहा है आपको? दोनों एक्सिस ड्रॉ कर दी. ओके, तो देयर विल बी अ टॉर्क एंड द एक्सप्रेशन बट द टॉर्क आफ्टर सॉल्विंग वुड बी PE sin थीटा, जिसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बट फिर भी एडिशनल रिकॉल करवा. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा गया. अब चलिए सेकेंड पार्ट पे ध्यान दे लें. इन द सेकेंड पार्ट व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, he is asking that if the dipole is aligned to the field, aligned means in the same direction, so initially dipole is in the direction of electric field, it means initially dipole makes angle 0 degree. What is the work done to rotate by 180 degree? It means finally it should be rotated by 180 degree. So what is the potential energy or the work done? It would be negative PE cos theta 2 minus cos theta 1. Remember the expression? So what is the theta 2? It is 180 degree. What is theta 1? It is 0 degree. Cos 180 बेटा माइनस 1, थोड़ा सा क्विक कर रहा हूँ. cos 0 ये भी 1 होता है. तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या बचा? ब्रैकेट में हमारे पास बचा -1 which is -2 and which would be how much? Plus 2 PE. This is the amount of work done to rotate the dipole by 180 degree. Okay, इसमें जो लॉजिकल पार्ट था that लॉजिकल पार्ट of 0 degree, ये लॉजिकल पार्ट 0 डिग्री का है बेटा, क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं है कि इनिशियल एंगल 0 है, क्योंकि यहाँ पे बस केवल एक वर्ड मेंशन है अलाइंड. तो इस अलाइंड वर्ड को आपको पकड़ के रखना है और इस पे आपको ध्यान रखना है. डन है? सो दिस इज आवर 6th क्वेश्चन. होप आप इसे समझ गए होंगे एंड कॉन्सेप्ट इज बीन क्लियर. Now we are proceed to the 7th one. स्लाइड नंबर 8 वाला क्वेश्चन है जिस पे हम लोग आ गए हैं. तो इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 says what we have. He says infinite number of charges. So this time the charges number are infinite. इस बार 1 2 नहीं बेटा, इस बार infinite number of charges हैं. Each of q कूलम ले लेते हैं. ओके, q कूलम ईच, और लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, सबका साइन भी सेम है. ठीक है, तो कंप्लीट पढ़ने के बाद स्टडी करते हैं. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ q कूलम आर प्लेस ऑन द x एक्सिस. तो चलिए फिर से बात एक्सिस की आ गई. सो दिस इज माय x एक्सिस ना. सो दिस इज माय ओरिजिन. सो नाउ द चार्ज आर प्लेस एट वेयर? 1 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर. तो चलिए, दिस इज माय 1 मीटर, यहाँ पे एक q चार्ज रख देता हूँ. दिस इज़ माई 3 मीटर, यहाँ पे रख देते हैं. 9 मीटर यहाँ पे रख देते हैं, और इस तरीके से सो ऑन और भी चार्जेस हैं मेरे पास. नाउ ही इज आस्किंग कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 मीन्स ऑरिजिन. मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सिंपल अप्लाई कर लेते हैं. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 0 और यू कैन से एट द सेंटर? फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 1/4 pi efficient naught q by 1 का स्क्वायर. 1 मीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर द फर्स्ट, प्लस सेकेंड 1/4 pi efficient naught q by 3 का स्क्वायर, प्लस 1/4 pi efficient naught q by 9 का स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, ये आपके पास चलता ही जाएगा. डन है? तो मैंने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड क्यों की? अगर किसी को इस पॉइंट को देखना है तो प्लीज़ सब ध्यान देंगे. वाई आई ऐड ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड? बिकॉज ऑल द चार्जेस आर ऑफ सेम साइन.
तो अगर सारे चार्जेस सेम साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी। तो इफ द वेरियस वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन तो बेटा वो ऐड ही होंगे। तो चलिए, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? कॉमन क्या आ रहा है? 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट, Q इज द कॉमन, व्हाट लेफ्ट? 1/1 प्लस 1/9 प्लस 1/81 प्लस सो ऑन। ओके, अब ये आपके लिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जिसको आप अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। दिस ब्रैकेट टर्म, दिस इज कॉल्ड एज जीपी सीरीज। ये जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी आप प्रोडक्ट टर्म में चलते हैं। सो दिस 1/1, दिस इज माय फर्स्ट टर्म जिसका सिंबल हम स्मॉल ए देंगे। अब जैसे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म कैसे गए? मल्टीप्लाई विद 1/9। सेकेंड टर्म से थर्ड कैसे गए? मल्टीप्लाई विद 1/9। फिर उससे नेक्स्ट अगेन वही प्रोसीजर होगा। इसका मतलब एवरी टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग विद 1/9। सो दिस मल्टीप्लाई विद 1/9 इज नोन एज कॉमन रेशियो। इसे क्या बुलाते हैं? वी कॉल इन मैथमेटिक्स एज अ कॉमन रेशियो। तो हमारे लिए कॉमन रेशियो क्या है? 1/9, और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो व्हाट इज द सम? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज इज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला तब यूज करना है व्हेन r इज लेस देन 1। हाँ, इफ r इज ग्रेटर देन 1 अगर होता है हमारा, देन वी विल गो विद द फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय r माइनस 1, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये तो कॉमन रेशियो पे डिपेंड करेगा कि कौन से फॉर्मूले के साथ जाएंगे। तो अभी के लिए हमारा r कितना है? 1/9, विच इज लेस देन 1 ना। तो अगर ये लेस देन 1 है तो हम लोग 1 माइनस r के साथ जाते हैं। तो चलिए नेट निकाल देते हैं। अब क्वेश्चन बहुत आसान बच गया है। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नेट 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट Q, ये तो मेरा था ही। तो इसका सम क्या आएगा? a इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9। एंड व्हेन वी सॉल्व दैट पार्ट, सो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? एलसीएम लेके अगर बेटा इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा पार्ट क्या बचने वाला है? यहाँ पे क्या बचा देखो, सॉल्व किया 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट Q, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 9, दैट 9 विल गो अप। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? 1/4 pi efficient naught 9 small q by 8 Newton per coulomb. Am I clear? So थोड़ा टिपिकल था, लॉजिकल भी था और कॉन्सेप्चुअल भी था। डन है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड दैट पार्ट। चलिए, सो नाउ दिस इज बीन द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस और शेयर करना चाहूँगा। तो आज की लेक्चर के लिए, आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो लेट्स चेक दिस आउट ऑल्सो। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज अ स्पेयर S1 is the sphere of radius R1 encloses a charge capital Q। इस बार कोई डायग्राम नहीं है, इस बार हमें खुद बनाना पड़ेगा। So S1 is the sphere having radius R1 and it encloses a charge capital Q. Okay, now another concentric sphere, he says another concentric mean at the same center। हमारा दूसरा स्पेयर है, ओके, S2 having radius R2 and there is no additional charge between S1 and S2। ये बात लिखा हुआ है कि S1 और S2 के बीच में कोई चार्ज नहीं है। Now he is asking what is the ratio of flux through S1 and S2। तो चलिए थ्रू S1 कर लेते हैं पहले। तो थ्रू व्हाट? S1। तो S1 का फ्लक्स देखते हैं। व्हाट इज 5/1? 1/efficient naught टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज। तो S1 कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? कैपिटल Q। सिंपल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। किससे? थ्रू S2 से देखें बेटा। सो S2 phi2 इज इक्वल टू व्हाट? 1/efficient naught। व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज बाय S2? डायग्राम में देखेंगे प्लीज, कितना इनक्लोज कर रहा है? इट इज इनक्लोजिंग अगेन कैपिटल Q को ही इनक्लोज कर रहा है बेटा, क्योंकि S1 और S2 में तो कोई चार्ज था ही नहीं। सो नाउ व्हाट इज द रेशियो? द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू 1 टू द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू 2
it is being Q by efficient naught divided by Q by efficient naught, which is how much? 1:1. And it again implies to us that कि जो भी हमारा फ्लक्स है वो अमाउंट ऑफ चार्ज और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द शेप साइज. देखो दोनों का रेडियस साफ साफ दिख रहा है कि अलग है, और साफ साफ लिखा हुआ है दैट R2 इज बीन ग्रेटर देन R1, बट दोनों के लिए फ्लक्स सेम आया, और दोनों का ही देखो फ्लक्स पॉजिटिव था. इसका मतलब दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होंगी, दोनों ही बॉडीज के लिए, जैसे ऐसे चले जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. और जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इफ यू टेक द एग्जांपल, इफ आई टेक 1 2 3 4 5, अगर फर्स्ट वाली बॉडी से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली बाहर निकल रही हैं, यानी फ्लक्स का काम कर रही हैं, तो सेकेंड वाली से भी कितनी बाहर निकलेंगी? 5 ही निकलेंगी, क्योंकि दोनों के लिए चार्ज इनक्लोज सेम है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों की रेडियस डिफरेंट है या सेम. गॉट दैट? सो आई होप बाय डीलिंग विद टुडेज क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन, 6 to 7 2 मार्क्स के. सो बाय डीलिंग दोज 15 to 16 क्वेश्चन, आई होप कुछ नए लॉजिक्स, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, कुछ पॉइंट्स आपके न्यू ऐड हुए होंगे. वॉट एवर बी द न्यू पॉइंट जो आपके ऐड हुए हैं, उन न्यू पॉइंट्स को प्लीज़ आप लोग अपने फेयर नोटबुक में ऐड कर लें. सो टिल देन टेक केयर, stay your home. Thank you for watching. We will meet again with the next lecture with some more doubts. Thanks for watching.